Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बैरूल। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को देखा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा और उसके बैकग्राउंड को देखा। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में हमने सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस की बात कही थी, जो बहुत शॉर्ट में की थी। आज के इस वीडियो में हम सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस को डिटेल में समझेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन क्या है। अमेरिकी शासन का कोई भी लक्षण या कोई भी विशेषता इतनी प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण तथा संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति विभाजन सिद्धांत। ये कोटेशन आग और रे के द्वारा दी गई थी। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले शक्ति पृथक्करण का अर्थ समझेंगे कि इसका क्या अभिप्राय है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, ये समस्या राजनीतिक विज्ञान में अत्यंत विवादास्पद रही है और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उनमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शक्ति पृथक्करण इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करे और उनके अनुसार शासन चलाए तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। शक्ति विभाजन सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू है और मॉन्टेस्क्यू ने सदैव इस बात पर बल दिया कि सरकार के तीनों अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उन पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। इस तरह से मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के बारे में अपने सिद्धांत को बताया। अमेरिकी संविधान निर्माताओं पर शक्ति विभाजन सिद्धांत का कितना प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम देखेंगे। अमेरिकी संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन को अपनाया गया बल्कि संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, बल्कि अपने संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर भी इसे आधारित किया गया। संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत को बहुत अधिक प्रभावित थे और उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी अधिक उनके दुरुपयोग होने की आशंका रहती है। अतः संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य मेडिसन ने इस संबंध में कहा है और अपनी प्रसिद्ध पत्रिका फेडरलिस्ट में लिखा है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वे एक व्यक्ति हो या थोड़े हो या अधिक हो या वंशानुगत हो, स्वतः नियुक्त हो या निर्वाचित हो, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जाती है। इस तरह से 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब नवीन संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया तो संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को संविधान का आधारभूत सिद्धांत बनाने का निश्चय किया। इस तरह से अमेरिकी संविधान में शक्तियों के पृथक्करण की जो बात है उसमें संविधान के अनुच्छेद निम्न प्रकार थे। अनुच्छेद 1 में उन्होंने कहा कि संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन शक्तियाँ एक कांग्रेस में निहित होगी। अनुच्छेद 2 खंड 1 में कहा कि समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी
और अनुच्छेद 3 के खंड 1 में न्याय संबंधी समझ शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिस्थापित व स्थापित करेगी। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया। अतः संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत की गई। इसी के अंतर्गत सबसे पहले शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया को इसके अंतर्गत अपनाया गया। कांग्रेस अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा अर्थात जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। यद्यपि आज राष्ट्रपति के परोक्ष निर्वाचन की बात केवल सिद्धांत में ही है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 अंगों के लिए क्रमशः प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति यह सोचकर भी अपनाई थी कि सरकार के तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग रहे। सेकेंडली, शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो पद ग्रहण करने से पूर्व उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था के नितांत विपरीत है। थर्डली, सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, और सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। फोर्थली, विभिन्न अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था की गई है उनके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। सीनेट सदस्य स्वयं से संबंध संघ की इकाई अर्थात संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार संविधान सभा की विभिन्न शक्तियों के प्रयोग के लिए अलग अलग संस्थाओं और पदाधिकारियों की व्यवस्था करता है। शासन का प्रत्येक अंग अपनी शक्तियाँ सीधे संविधान से प्राप्त करता है और प्रत्येक अंग न केवल संवैधानिक वरन पर्याप्त सीमा तक राजनीतिक दृष्टि से भी शासन के अन्य अंगों से स्वतंत्र है और सरकार के अंगों को एक दूसरे से ये स्वतंत्रता ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान के अंगों के द्वारा विभिन्न रूप से अपने उत्तरदायित्वों को किस तरह से निभाया जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे नियंत्रण और संतुलन। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय यह है कि शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन, ये 2 सिद्धांत ऊपर से देखने पर परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन वस्तुतः इन दोनों सिद्धांतों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। ये 2 सिद्धांत और व्यवस्थाएं एक दूसरे के सहायक भी है और पूरक भी है। इस तरह से हम देखेंगे अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत किस तरह से कार्य करता है। संविधान निर्माताओं ने शासन को मर्यादित रखने और व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा हेतु शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाया, लेकिन इसके साथ ही वे शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से भी परिचित थे। शक्ति विभाजन के सबसे प्रमुख समर्थक मेडिसन ने अपने पत्र फेडरलिस्ट में लिखा है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का आशय यह नहीं है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक दूसरे कोई संबंध ना हो रहे,
उन्होंने आगे लिखा है, जब तक ये तीनों अंग एक दूसरे से संबंध नहीं किए जाएंगे और इस तरह से मिला नहीं दिए जाएंगे कि एक का नियंत्रण दूसरे पर स्थापित हो जाए, तब तक स्वतंत्र सरकार की